सभी को मेरी आवाज आ रही है? सभी को आवाज आ रही है? सभी लोग क्लियर कर देंगे कि आवाज आ रही है? सभी को आवाज आ रही है? सभी लोग क्लियर कर देंगे कि आवाज आ रही है? चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक तिवारी, पाठशाला रेलवे एग्जाम सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज तारीख है 4 फरवरी 2021 और आज की करंट अफेयर्स आपकी स्क्रीन पर लगी हुई है। ठीक है, तो चलिए हम लोग दोस्तों समय को व्यतीत किए बिना हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर देंगे भाई। हर्ष वर्मा जी, कीर्ति पांडे, पूजा पासवान, राकेश कुमार, सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर देंगे। मनोहर अंसारी जी, बहुत बहुत नमस्कार। सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे और फिर हम लोग आप पे आगे की क्लास को बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग भाई, डेली करंट अफेयर्स आज आपकी 4 फरवरी 2021 और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा है। ये देखिए, पहले क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद अब इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, हाल ही में अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड किसको दिया गया? अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड एक अलर्ट नाम का एनजीओ है जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। वो हर साल अपने संस्था के माध्यम से एक आइकन अवार्ड देता है, जो कि इस साल 14 लोगों को यह आइकन प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश या राज्य कौन सा बन गया है? जिसमें कि अंडमान निकोबार ने अपने आप को घोषित किया है कि हम कोरोना फ्री हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसने HAL मतलब कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के दूसरे तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसको आप LCA कहते हो, का उद्घाटन किया है? तो ध्यान रखिएगा, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो तेजस है आपका, ये आपका लगभग ये 20वीं शताब्दी का सेकंड जनरेशन का बोला जाता है और इसका अभी सेकंड वर्जन लॉन्च हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसने आसियान, जिसको एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस कहते हैं, आसियान इंडिया हैकाथॉन 2021 का शुभारंभ किया है? नेक्स्ट, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर को क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट ये किसके द्वारा लिखी गई है, जो अभी हाल ही में सबसे ज्यादा बेस्ट सेलर्स में इस किताब का भी नाम आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अपना पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र स्थापित किया है? आपने अभी देखा था कुछ दिन पहले क्या हुआ था? कुछ दिन पहले आपका 2 तारीख को आपका वेटलैंड्स डे भी मनाया गया था, तो उसी दौरान वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाल ही में किसने क्लाउड आधारित डेटा सर्विसेज लॉन्च करने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है? नेक्स्ट क्वेश्चन आया, हाल ही में किसने राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव, जिसको आप आदि महोत्सव भी कहते हो, का उद्घाटन किया है, जो कि 2017 से स्टार्ट हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? ये हर घर सफाई हर घर पानी योजना जो है, ये जल जीवन मिशन के तहत ही आई हुई है। ये है दोस्तों आज के आपके क्वेश्चंस, और चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस को थ्योरी वाइज पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा है, ये सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे, कॉपी पेन लेकर बैठ जाएंगे, प्रभु का नाम लेंगे और मन लगा के पढ़ाई करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए, आपकी पढ़ाई में केवल आप ही हैं, आपको कोई दुआ बद्दुआ या कोई भी आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है। आपको जरूरत होती है केवल आपकी मेहनत की, आपकी लगन की, जिसके माध्यम से आप, जिसकी ताकत पर आप दुनिया को जीत सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठेंगे ताकि आप लोग ज्यादा ज्यादा थ्योरी को लिख भी पाए। केवल पढ़ना ही नहीं, यहां पर आपको लिखना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए आती है। ठीक है, तो सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे भाई। कीर्ति पांडे जी, हाँ कल की क्लास बेटा नहीं हुई थी, कल की क्लास नहीं हुई थी, मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना था, इसलिए आउट ऑफ स्टेशन ही जाना होता है, इसलिए मैं क्लास में नहीं आ पाता कभी, वरना मैं क्लास जरूर लेता हूं। ठीक है, जनवरी का पूरे मन का प्रश्न आ जाएगा मेरे दोस्त, बहुत जल्दी आएगा। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, बस क्लास को आप लोग शेयर करते रहिए, बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा है क्या? हाल ही में अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड किस को दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड अभी हाल ही में देश में 14 लोगों को, देश के 14 लोगों को जो अलग अलग सामाजिक क्षेत्रों में है, उन लोगों को यह प्रदान किया गया, जिनमें एक संस्था भी थी जो कि आपकी बायोकॉन है, बायोकॉन जो कि आपकी किरण मजूमदार शाह की है। तो बायोकॉन संस्था को भी या फाउंडेशन को भी ये अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड दिया गया। लेकिन यहां पर जो आपका क्वेश्चन है क्या कह रहा है? हाल ही में अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनमें कौन है भाई?
AR रहमान है, और AR रहमान के साथ साथ ध्यान रखिएगा हरि कृष्ण जो कि एक सोशल वर्कर भी है, साइदा पेत, इनका पूरा नाम है साइदा पेत, साइदा पेत, साइदा पेत हरि कृष्ण जी जो कि एक सोशल वर्कर के रूप में है, और कोविड-19 के समय में साउथ इंडिया में काफी फेमस भी हुए थे चेन्नई के क्षेत्र में, जो कोविड-19 महामारी के दौरान सामाजिक कार्य में ये लिप्त रहे। तो साइदा पेत हरि कृष्ण जी को जो पॉपुलर व्यक्ति में है, और AR रहमान को भारत में क्या दिया गया है, अभी हाल ही में अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से नवाजा गया है। ध्यान रखिएगा ये देश के 14 लोगों को प्रदान किया गया, जिनमें आपकी पॉपुलर हस्तियां ये दोनों हैं, साइदा पेत और हरि कृष्ण जी। और ध्यान रखिएगा अभी किरण मजूमदार शाह, किरण मजूमदार शाह जो कि संस्थापक है किसकी, बायोकॉन कंपनी की, किरण मजूमदार शाह, किरण मजूमदार शाह जो कि आपकी संस्थापकों में आती है बायोकॉन कंपनी की। इस बायोकॉन कंपनी को भी, या बायोकॉन फाउंडेशन को भी क्या दिया गया है, इस फाउंडेशन को भी अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर पॉपुलर व्यक्तियों में आपके AR रहमान है और साइदा पेत हरि कृष्ण जी हैं। ठीक है, और ये बायोकॉन फाउंडेशन जो कि आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इस कंपनी को भी आपकी किरण मजूमदार शाह की मेन मालिक है, इसको भी क्या दिया गया है, इसको भी अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड एक फाउंडेशन के रूप में, एक संगठन के रूप में इनको भी प्रदान किया गया है। ठीक है, अगर दोस्तों हम लोग बात करेंगे अलर्ट एनजीओ की, तो ध्यान रखिएगा अलर्ट एक एनजीओ है जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये अलर्ट एनजीओ बना था 1978 में। 1978 में इस अलर्ट एनजीओ का निर्माण किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये अलर्ट एनजीओ जो बना, इसका मेन जो केंद्र है वो आपका तमिलनाडु चेन्नई है। ठीक है, तमिलनाडु चेन्नई में इसका मेन केंद्र है, और ये अलर्ट एनजीओ का मेन काम क्या है, इसका काम है, मेन जो इसकी शुरुआत हुई थी 1978 में, वो हुई थी लेप्रोसी के लिए, यानी कुष्ठ रोगियों के मदद करने के लिए, लेकिन बाद में अदर डिसीजेस भी इसमें जोड़ लिया गया। तो ध्यान रखिएगा लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग एंड अदर डिसीजेस के संबंध में, अदर डिसीजेस के संबंध में क्या, कुष्ठ रोग और अदर डिसीजेस के संबंध में रोगियों की क्या करना, मदद करने के लिए इस प्रकार का एक अलर्ट एनजीओ बनाया गया था 1978 में। क्लियर हो गया दोस्तों? तो सभी लोग क्लास को एक बार शेयर भी कर देंगे भाई इसी बात पे, है ना। तो ये हो गया आपका अलर्ट एनजीओ जो कि सामाजिक कार्यों के लिए एक मदद प्रदान करता है, जिसका नाम है अलर्ट, और इनका हर साल अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड जो दिया जाता है, इस बार AR रहमान को सामाजिक कार्यों के लिए और साइदा पेत हरि कृष्ण को जी को पॉपुलर व्यक्तियों में दिया गया, संस्था के रूप में आपका बायोकॉन फाउंडेशन को दिया गया। क्लियर है सभी का? तो सभी लोग क्लास को शेयर भी करते रहेंगे भाई। रेवती यादव जी नमस्कार, राकेश पासवान जी नमस्कार, सभी को बहुत बहुत नमस्कार, सीताराम जी बहुत बहुत नमस्कार, सभी लोग क्लास को शेयर भी करेंगे भाई। ठीक है, इस प्रकार का अगर हम लोग अलर्ट एनजीओ देखेंगे तो ये तो हमारे स्वदेशी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा एक इंटरनेशनल अलर्ट एनजीओ भी है, एक इंटरनेशनल अलर्ट एनजीओ भी होता है, ये लंदन बेस्ड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो कंफ्यूज कभी मत होइएगा। एक और एनजीओ है जो कि इंटरनेशनल एनजीओ के रूप में काम करता है, इसको होता है इंटरनेशनल अलर्ट एनजीओ, जो कि 1986 में बना था, और ये जो आपका एनजीओ है, ये एनजीओ लंदन बेस्ड है, लंदन मतलब आपका ब्रिटेन बेस्ड है। ठीक है, तो ये आपका अलर्ट एनजीओ जो है, ये आपका लंदन बेस्ड है, जो कि आपके 1986 में बना था। क्लियर हो गया? ध्यान रखिएगा ये किसके लिए बना था, ये किसी बीमारी वगैरह के लिए नहीं बना है, ये दुनिया में शांति स्थापित रखने के लिए या पीस कीपिंग के लिए, दुनिया में शांति स्थापित रखने के लिए, शांति संबंधी कार्यों के लिए तो इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो ये आपका इंटरनेशनल अलर्ट है, और वो हमारा अलर्ट एनजीओ है जो हमारे देश में काम करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और हरि कृष्ण जी का नाम अभी मैंने आपको बताया, हरि कृष्ण जी को ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने इनको जो स्वयं सेवकों का चेन्नई में संगठन है उसका अध्यक्ष भी बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए, संगीतकार AR रहमान और सदा पेट हरि कृष्ण ने सामाजिक कार्यकर्ता जो है, इनको सामरिक कार्यों के लिए अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड 2020 का चौथा संस्करण इनको प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन्होंने क्या किया, श्री रहमान ने इसके बारे में जो अलर्ट एनजीओ के बारे में काफी कुछ ये जुड़े भी रहे। कोविड-19 राहत कार्यों के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन द्वारा जिला स्वयंसेवक प्रमुख के रूप में किसको बनाया गया है, अभी हाल ही में आपका हरि कृष्ण जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, कोविड-19 के समय में हरि कृष्ण जी बहुत ज्यादा फेमस है अपने सामाजिक कार्यों के लिए और इस प्रकार के कामों में लिप्त रहने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हाल ही में कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो ध्यान रखिएगा, अभी केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो आप यहां ऐसे ही देख सकते हैं, अगर क्वेश्चन कभी ऐसे भी एग्जाम में आते हैं कि केरल और पंजाब केंद्र शासित है ही नहीं, तो सिंपल सी बात होगी, आंसर आपका क्या होगा, अंडमान निकोबार होगा। अभी हाल ही में अंडमान निकोबार जो केंद्र शासित प्रदेश है,
इसने अपने आप को क्या घोषित किया है, इसने अपने आप को कोरोना से मुक्त होने वाला भारत का पहला यूनियन टेरिटरी क्या कर दिया है, घोषित कर दिया है। ठीक है, सभी लोग एक बार क्लास को शेयर भी करेंगे भैया ना। मंथली करंट अफेयर्स बेटा आ जाएगा, बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, तो अंडमान निकोबार में आपको कोविड-19 से यानी कोरोना मुक्त से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया है। तो ये है आपका अंडमान निकोबार। अब इस अंडमान निकोबार की बात के अलावा अगर करें तो ध्यान रखिए कोविड-19 की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो कोविड-19 का सबसे पहला केस कहां आया था? सबसे पहला केस इसका 31 दिसंबर 2019 को सबसे पहला केस वुहान सिटी में दिखाई दिया था। ठीक है, सबसे पहला केस इसका कहां आया था? वुहान केस में आया था, इसीलिए इसका वुहान का ज्यादा नाम हुआ। उसके बाद ये तो आपका चाइना का हो गया। अगर कोरोना की बात करेंगे दोस्तों कि कोरोना सबसे पहले चाइना के बाद कहां दिखा, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहला केस, फर्स्ट केस आउटसाइड चाइना, फर्स्ट केस आउटसाइड चाइना जो था वो आपका कहां दिखा है? वो आपका दिखा है कहां पर? ये दिखा है थाईलैंड में। जो पहला केस जो चाइना के बाहर दिखाई दिया वो कहां पर दिखाई दिया था? इसका पहला केस थाईलैंड में दिखाई दिया था। कुछ अजीब प्रकार के वायरस के बारे में इसको बताया गया था। अंडमान निकोबार के बारे में बात करें तो ये भारत का पहला हो गया। ठीक है, और ध्यान रखिएगा अंडमान निकोबार भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जो कि पूरी तरीके से कोविड-19 से फ्री हो गया। ठीक है, कोविड-19 की अगर अंडमान निकोबार में बात करें तो लगभग 4932 केस थे यहां पर, जिनमें से 62 लोगों की क्या हुई थी? डेथ हुई थी। 62 लोगों की मृत्यु हुई और 62 लोगों की डेथ होने के बाद आपका अब हाल ही में 2 फरवरी को यहां पर पूरी तरीके से उन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया है कि 2 फरवरी 2021 को हम पूरी तरीके से कोरोना क्या हो चुके हैं? मुक्त हो चुके हैं। क्लियर है दोस्तों? तो ये हो गया आपका क्या? ये है आपका कोविड-19 के बारे में। ठीक है, जो कि यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार है। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर कोविड-19 की बात करें तो यहां पर हमारे पास कितनी दवाइयां हैं, कितने वैक्सीन हैं? तो एक है कोविशील्ड, ध्यान रखिएगा। कोविशील्ड क्या है दोस्तों? कोविशील्ड कोरोना की पहली वैक्सीन जो घोषित हुई थी इंडिया की तरफ से। कोविशील्ड को किसने बनाया है? इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, जो कि आपके पुणे बेस्ड कंपनी है, और एस्ट्राजेनिका ने, एस्ट्राजेनिका जो कि क्या है? एस्ट्राजेनिका जो कि आपकी क्या है दोस्तों? ये आपकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कंपनी है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अधीन काम करती है। क्लियर हो गया सभी का? उसके बाद यहां पर और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं आपके? क्वेश्चन यहां पर बनेंगे कि कोवैक्सीन कहां से आई है? तो कोवैक्सीन हमारी भारत बायोटेक की है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। कोवैक्सीन किसने बनाई है? भारत बायोटेक ने बनाई है। ठीक है, भारत बायोटेक ने बनाई है। ठीक है, क्लियर है सभी का? उसके बाद एक पी फाइजर नाम की भी मेडिसिन एक वैक्सीन बनी है जो कि आपकी फाइजर नाम की कंपनी ने बनाई है। फाइजर प्लस आपका बायोएनटेक ये आपकी पी फाइजर ने बनाई है। ठीक है, स्पुतनिक की बात करेंगे तो स्पुतनिक आपकी रशिया बेस्ड वैक्सीन है जो कि रशिया में बनी है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है सभी का? तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। एक क्वेश्चन और बन जाता है, मैं आपको बताऊं, दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जिसने जो पूरी तरीके से विफल रहा कोविड-19 के मामले में? वो ब्राजील था। ब्राजील पूरी तरीके से अनकंट्रोल्ड रहा। ब्राजील दुनिया का वो देश घोषित हो गया है जिसने कोविड-19 के सिलसिले में कोई भी रिकवरी वो किसी भी प्रकार की नहीं कर पाया। ये किसी प्रकार का रिकवरी या कंट्रोल नहीं कर पाए किसको? कोविड-19 को। ठीक है, तो ब्राजील में सबसे बुरी स्थिति घोषित हुई है। ठीक है, सभी का क्लियर है? तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से आपका कोविड-19 के बारे में। कोविड-19 का दोस्तों एक और क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ऑपरेशन संजीवनी, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ऑपरेशन संजीवनी क्या है? ऑपरेशन संजीवनी भारत में कोविड-19 की जो वैक्सीन थी उनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाया गया था। ठीक है, सभी क्लियर है? सभी लोग क्लास को शेयर भी करते रहेंगे भाई। ठीक है, सभी लोग क्लास को शेयर भी करते रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंदिरा पॉइंट। हाँ, इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार की बात अगर करेंगे दोस्तों तो अंडमान निकोबार की बात मैं आपको बता दूं, अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु बोला जाता है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु बोला जाता है। और यहां पर जो मेन जनजातियां हैं वो आपकी जरावा है। जरावा, ओंजेस और सेंटिनली, यहां की 3 मेन फेमस जनजातियां हैं। ठीक है, चलिए हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने कोविड मरीजों की संख्या 0 होने के साथ ही देश का पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में अगर देखा जाए तो यहां पर 32 आपके जो 4932 मामले थे उनमें से लगभग 62 लोगों की मृत्यु हुई थी। उसके बाद से पिछले 6 दिन से यहां पर कोई भी एक भी केस दिखाई नहीं दिया है। क्लियर हो गया दोस्तों? तो यह घोषणा आपकी 2 तारीख को की गई कि वहां पर अब कोई केस नहीं आ रहे, तो उन्होंने अपने आप को फ्री घोषित कर दिया है। दुनिया के जो फ्री हो चुके, जो सबसे पहले फ्री हुए थे देश जो कोविड-19 से, उन देश जिन देशों ने अपने आप को घोषित किया था, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले न्यूजीलैंड ने, फिर तंजानिया ने, फिर फिजी ने,
फिर वेटिकन सिटी ने, इन लोगों, ये 4 देश हैं जो सबसे पहले लोगों ने अपने आप को कोविड-19 से फ्री घोषित किया था कि हम कोविड-19 से फ्री हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन सेना से संबंधित है। हाल ही में किसने HAL के दूसरे तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का उद्घाटन किया है? ठीक है, अगर दोस्तों हम लोग HAL की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तेजस भारत का पहला स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ठीक है, जो हमारे भारत में ही बना है। ठीक है, तो अभी हाल ही में किसने घोषित किया? तो सिंपल सी बात है, आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसको घोषित किया था कि राजनाथ सिंह जी ने इसका उद्घाटन जो किया है मेन की तेजस LCA का जो सेकंड फॉर्मेट है, जो Mark 1A है, उसको घोषित किया गया है। ठीक है, सभी क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पे देखेंगे। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, आपका ये तेजस के बारे में है। तो तेजस जो Mark 1A, ध्यान रखिएगा, इस बार जो लॉन्च हुआ है वो तेजस Mark 1A लॉन्च हुआ है। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखो हाल ही में राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने आपका HAL के सेकंड तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लॉन्च करवाया है। HAL की बात करेंगे दोस्तों तो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो ध्यान रखिएगा आपका जो तेजस विमान था, तेजस विमान का जो पहला खेप तैयार हुई थी वो तैयार हुई थी 1980s में, ये प्रोजेक्ट आया था इंदिरा गांधी जी के शासन में, लेकिन इसको बनाने में लगभग 30-32 साल लगे हैं और 2001 में इसकी पहली टेस्टिंग उड़ान हुई थी। ठीक है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1940 में। 1940 में HAL की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। क्लियर है? और ये जो 1940 में HAL स्थापित हुआ था, वालचंद हीराचंद, ध्यान रखिएगा, वालचंद हीराचंद इसके क्या थे, संस्थापक थे। वालचंद हीराचंद इसके फाउंडर रहे हैं। ठीक है, इसके क्या रहे हैं, इसके फाउंडर रहे हैं। तो वालचंद हीराचंद इसके संस्थापक थे। 1940 में इसकी स्थापना हुई थी और आर माधवन अभी इसके क्या है, इसके चीफ है। ठीक है, आर माधवन अभी इसके क्या है, चीफ है, किसके, HAL के। ठीक है, उसके बाद तेजस की बात करते हैं दोस्तों, तो तेजस ध्यान रखिएगा सन 2001 में इसकी पहली उड़ान भरी गई थी, फर्स्ट फ्लाइट भरी गई थी, लेकिन ये पूरी तरीके से ऑफिशियली जो आया है, तो ध्यान रखिएगा आधिकारिक रूप से इसकी जो डिक्लेरेशन किया गया है, ऑफिशियली डिक्लेरेशन करने में 2015 में इसका डिक्लेरेशन हुआ है। ठीक है, तो 2015 में इसका ऑफिशियल डिक्लेरेशन हुआ था तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इंडिया का पहला स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान। ठीक है, स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान। क्लियर हो गया? और अब यहां पर क्वेश्चन क्या बनते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आपके क्वेश्चन बनते हैं कि जो हल्का लड़ाकू विमान है, कौन, तेजस, ये तेजस किसकी जगह पर आएगा, तो ध्यान रखिएगा इसकी जगह, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, MiG-21 जो कि आपके रशियन प्लेन्स हैं, उन प्लेन को हटाकर किसको रखा जाएगा, तेजस को। ध्यान रखिएगा यहां पर ये लोग रिप्लेस करते हैं, तो MiG-21 के स्थान पर इसको भारत की वायुसेना में क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। तो MiG-21 के स्थान पर ये आएगा आपका तेजस। ठीक है, तो अभी तेजस की सारी खेप नहीं बनी है, जिस दिन की सारी खेप बनने लगेंगी या बन जाएंगी, तो ये MiG-21 के जो उनका जो सेंटर है, MiG-21 स्टेशन को MiG-21 को हटाकर वहां पर तेजस को स्थापित किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर और क्वेश्चन भी बनता है दोस्तों, तेजस हमारा स्वदेशी लड़ाकू विमान है, जरूर है, लेकिन ध्यान रखिएगा तेजस का जो इंजन है वो आपकी GE कंपनी ने लगाया है। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजन, जो इसका इंजन है वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स ने बनाया, जो कि आपके अमेरिका की मोटर इंजन कंपनी है। ठीक है, तो इसका जो इंजन है वो तेजस का इंजन आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स ने लगाया, बाकी पूरा ढांचा जो है वो हम लोगों ने खुद बनाया है। ठीक है, सभी क्लियर है? सभी लोग क्लास को जरा शेयर भी कर देंगे भैया ना, शेयर भी करिए। जैसे आप लोग अभी रेगुलर आ रहे हैं तो अब ये लग रहा है क्या धीरे धीरे आप लोग रेगुलर इसको पढ़ रहे हैं, तो यहां से एक बूस्टअप आता है, एक कहते नहीं नारियल फूटा है, तो अभी 1 महीना हुआ नारियल फूटे, तो वो अभी एक बूस्टअप तभी आता है जब आप लोग उसको मन से पढ़ते हैं, जब आप लोग लगता है कि हाँ बच्चों के व्यूज बढ़ रहे हैं, बच्चे इसको इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, अब ये हो गया आपका तेजस। ध्यान रखिएगा तेजस के बारे में बात करें तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने भारत का सबसे पहला इतना महंगा जो सौदा किया है, तेजस के 83 विमानों की घोषणा की गई कि खरीद की जा रही किससे, HAL से। ठीक है, कि खरीद का सौदा अभी हाल ही में लगभग 48,000 करोड़ का सौदा, 48,000 करोड़ का जो सौदा हुआ है, तो ये भारत का पहला सबसे महंगा स्वदेशी आपका डिफेंस सौदा है। तो 83 विमान इस प्रकार के आएंगे जो कि आपका कौन बनाएगा, HAL बनाएगी। क्लियर होगा? ऐसी उम्मीद की जा रही कि 2023 के अंत तक इसको तेजस को आपका MiG-21 की जगह पर ले आया जाएगा। क्लियर है?
ठीक है, क्लियर है सभी का? चलिए, अच्छा नारियल फूटा सब में बटेगा, नारियल फूटा सब में नहीं बटेगा भाई। चलिए क्वेश्चन थ्योरी हम लोग देख लेते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि आपका HAL 1940 में बना था, और HAL के जो चीफ है वो कौन है? R माधवन है। संस्थापक कौन है? वालचंद हीराचंद है। कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस आगामी एरो इंडिया 2021 से आगे की दूसरी प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन किया है। तो ध्यान रखिएगा, इनकी जो प्रोडक्शन लाइन स्थापित हुई है, तो अभी हाल ही में तेजस का दूसरा जो संस्करण तैयार हुआ है, उसके लिए 83 LCA आपके लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1A लड़ाकू जेट विमान खरीदने के लिए लगभग 48,000 करोड़ का सौदा, जो कि सबसे बड़ा स्वदेशी रक्षा खरीद है, उस प्रकार का सौदा HAL से भारत सरकार ने किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाले विमानों में आपका कौन सा है? आपका राफेल है, जो कि आपका फ्रांस से लिया गया था, और इस हाल ही में आपका मिग 29 है, जो कि नए में आता है। मिग 29 के बाद आपका आता है कौन सा? मिराज, जो कि फ्रांस से ही लिया गया था। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में किसने आसियान इंडिया हैकेथॉन 2021 का शुभारंभ किया है? हाल ही में किसने आसियान इंडिया हैकेथॉन 2021 का क्या किया है? शुभारंभ किया है। तो यहां पर आसियान इंडिया का हैकेथॉन 2021 का शुभारंभ किसने किया है? आपका शिक्षा मंत्रालय ने किया है। रमेश पोखरियाल जी ने, अभी हाल ही में रमेश पोखरियाल जी ने क्या किया था? रमेश पोखरियाल, जिनको आप निशंक भी कहते हो, पोखरियाल जी ने 1 जनवरी से, कल ही ये खत्म हुआ है, 1 से लेकर 3 फरवरी 2021 तक ये आपका जो हैकेथॉन चला है। हैकेथॉन का उद्देश्य क्या है? यहां पर आसियान है, ध्यान रखिएगा, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसमें टोटल 10 मेंबर आते हैं आपके एशिया के। तो ध्यान रखिएगा, एशिया के वो देश इसमें आते हैं दोस्तों, जो देश आपके दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश इसमें शामिल है। ठीक है, आसियान में। उसके बाद आसियान का गठन दोस्तों कब हुआ था? 1967 में हुआ था। आसियान का मुख्यालय कहां है? जकार्ता में है। जकार्ता कहां है भाई? जकार्ता आपका बहुत बार इस बार RRB में पूछा गया। जकार्ता किसका मुख्यालय है? आपका इंडोनेशिया का मुख्यालय है, जो कि भूमध्य रेखीय देश में आता है। ठीक है, आसियान की बात करें तो आसियान का स्थापना हुई कहां थी? स्थापना इसकी फिलीपींस में हुई थी, फिलीपींस में स्थापित हुआ था। ऐसे बड़े देशों में आपके थाईलैंड और वियतनाम वगैरह आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, ऐसे टोटल 10 देश हैं दक्षिण पूर्वी एशिया के, और यही लोग इसको भी संचालित करते हैं, जिसको बोलते हैं ADB, जिसको एशियन डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो थी ADB, जिसको आप बोलते हो, ADB आपकी कहां पर है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका क्या है? इसका मुख्यालय बना हुआ है। क्लियर है? अब देखिए, आसियान और इंडिया हैकेथॉन जो 2021 का शुभारंभ किया गया है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो आसियान के देश, जो कि एशिया का सबसे विकसित ग्रुप माना जाता है, तो यह चाहता है कि इंडिया के साथ मिलकर शिक्षा के संबंध में, व्यापार के संबंध में, फूड के संबंध में, इस प्रकार का शिक्षा, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के संबंध में, दोनों ये पूरा समूह और ये देश दोनों एक दूसरे की क्या करें? मदद करें। तो इस प्रकार से क्या स्टार्ट किया गया? हैकेथॉन स्टार्ट किया गया। हैकेथॉन को स्टार्ट करने के पीछे आपको मैं एक बात और बता दूं, पिछले साल, मतलब पिछले साल 2019 में सिंगापुर और इंडिया के बीच में भी हैकेथॉन हुआ था। ठीक है, सिंगापुर का बहुत बड़ा इतिहास भारत के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपने कभी ध्यान से सुना होगा या पढ़ा होगा, भारत की आजाद हिंद फौज, जो कि अपने सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में थी, वो सिंगापुर में ही बनी थी। तो सिंगापुर और इंडिया के बीच भी एक हैकेथॉन हुआ था। वो हैकेथॉन शिक्षा, विज्ञान और टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान, अनेकों आपकी, जैसे जापान में क्या है? जापान में एक इंडिया मार्केट चलती है। तो जापान इंडिया मार्केट का मतलब क्या है? जापान इंडिया की चीजों को वहां पर प्रमोट करता है। तो वैसे ही यहां पर सिंगापुर इंडिया भी एक मार्केट स्थापित हुई थी 2019 में, और इसी समय मोदी साहब ने कहा था कि हम आगे चल के क्या करने वाले हैं? आसियान इंडिया हैकेथॉन करेंगे 2021 में। तो आसियान इंडिया हैकेथॉन का उद्देश्य क्या है? यहां पर शिक्षा, विज्ञान और आपके टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक दूसरे का क्या? एक्सचेंज ऑफ दी व्यूज रिलेटेड टू एजुकेशन एंड साइंस और शिक्षा के क्षेत्र में एक दूसरे का शिक्षा का आदान प्रदान। ठीक है, तो ये किसने किया है? शिक्षा मंत्रालय ने किया है। क्लियर है सभी का? तो ये आपका 1 से लेकर 3 फरवरी के बीच में हुआ था। क्लियर है? सभी लोग क्लास को जरा शेयर भी करते रहा करिए, है ना? ठीक है, तो ये आपका वर्चुअली लॉन्च किया गया। ध्यान रखिए, आसियान की बात मैंने आपको बता दी। इसी तरीके से आपका एशिया में दोस्तों एक और संगठन है जिसका सदस्य भारत भी है, वो कौन सा है? सार्क है। ठीक है, सार्क और आसियान एशिया के सबसे बड़े समूह में आते हैं।
साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहां पर बनाया गया था? काठमांडू में बनाया गया था। ठीक है, और इसकी पहली जो बैठक हुई थी वो बांग्लादेश में हुई थी और इसका जो सलाहकार भी है वो भी कौन है? बांग्लादेशी है। ठीक है, बांग्लादेश के एक नेताजी थे शेख जियाउर रहमान ने इसकी सलाह दी थी। इसमें टोटल कितने देश आते हैं दोस्तों? इसमें टोटल 8 देश आते हैं। क्लियर हो गया सभी का? सभी लोग क्लास को शेयर भी करते रह करिए ना। शेयर देखिए, आप लोग जैसे जैसे शेयर करते रहेंगे वैसे वैसे अच्छा लगता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, सभी का क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्या हो भाई? किसान चौधरी जी क्या हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए, अली रंजन जी पढ़ाई करो बेटा, गर्लफ्रेंड के बारे में मत सोचो, गर्लफ्रेंड के बारे में सोचोगे नुकसान हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एग्जाम का समय है, एग्जाम के समय अपने ध्यान को भंग मत कीजिए। ठीक है, और देखिए आपकी आसियान इंडिया जो हैकेथॉन हुआ था, इसको आपकी एआईसीटी ने भी इसको क्या किया था? स्पॉन्सर किया था। ठीक है, सभी क्लियर है? चलिए, तो 11 कंट्रीज 1 गोल इनका थीम था। 11 कंट्रीज 1 गोल का मतलब क्या हो गया? 11 मतलब 10 देश आपके आसियान के हो गए, एक देश आपका भारत हो गया। ठीक है, तो इसी को हैकेथॉन कहा गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी ने 1 फरवरी को आसियान इंडिया हैकेथॉन 2021 को का उद्घाटन समारोह किया। ध्यान रखिएगा, यह आपका 3 दिन चला था, यानी कल ही खत्म हुआ है। 1 फरवरी से 3 फरवरी 2021 तक वर्चुअली इसकी शुरुआत की गई थी। 10 आसियान के देश और एक देश कौन सा? भारत। तो जो 10 आसियान के देश है कौन से दोस्तों? मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनेई, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। ठीक है, सभी भारत के पड़ोसी ही देश है और भारत के दक्षिण पूर्व में आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों? तो ये है आपका क्या? ये है आपका हैकेथॉन। नेक्स्ट बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया दोस्तों, लेकिन भी हॉल ऑफ फेम, दुनिया में सबसे बड़ा जो क्रिकेट हॉल ऑफ फेम है वो ऑस्ट्रेलिया का ही है। अभी हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो हाल ही में किसको शामिल किया गया है? तो ध्यान रखिए, सनत जयसूर्या आपके श्रीलंका के हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के ही नहीं। तो मर्व ह्यूज, ध्यान रखिएगा, मर्व ह्यूज जो है इनको अभी हाल ही में, मर्व ह्यूज जो है इनको अभी हाल ही में क्या किया गया है? ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर मर्व ह्यूज की हम लोग बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा इनके बारे में 1985 में, ध्यान रखिएगा लगभग 1985 से लेकर 1994 लगभग 9 साल इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट खेला है। 1985 से लेकर 1994 के बीच ये एक ऑस्ट्रेलियन बॉलर के रूप में बहुत फेमस रहे। ठीक है, और इनका जो सबसे फेमस जो इनका समय रहा 1988 में, 1988 में इन्होंने 87 रन पर जो इन्होंने 8 विकेट लिए थे। इनका सबसे बेस्ट जो इनका विकेट टेकिंग स्कोर रहा था वो ये था। ठीक है, सभी क्लियर है? इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बात चीजें कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया करते हैं। ठीक है, उसके बाद मर्व ह्यूज जो थे ये आपके चयनकर्ताओं में भी शामिल रहे, ऑस्ट्रेलिया के चयनकर्ताओं में भी शामिल रहे, और चयनकर्ताओं में ये सन 2005 से लेकर सन 2005 से लेकर सन 2012 तक, सन 2018 तक ये आपके चयनकर्ता भी रहे हैं किसके? ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के। आपने एक बहुत फेमस ऑस्ट्रेलियन बॉलर का नाम सुना होगा, नाथन ब्रेकन को इंडस्ट्री मतलब क्रिकेट क्षेत्र में लाने वाले यही थे। तो ये मर्व ह्यूज है जिनको अभी हाल ही में हॉल ऑफ फेम में ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है? शामिल किया है। क्लियर हो गया सभी का? सभी का क्लियर है? तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था आपके लिए। देखिए, पूर्व दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मर्व ह्यूज को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में क्या किया गया? शामिल किया गया। 59 वर्षीय ह्यूज ने 1985 से 1994 तक अपने करियर में ऑस्ट्रेलिया के लिए 53 टेस्ट खेले, जिनमें और 33 एक दिवसीय मैच खेले थे। 212 टेस्ट विकेट इन्होंने लिए, ये इनका रिकॉर्ड है, और 38 वनडे क्रिकेट इन्होंने हासिल किए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सन 2005 से ये ह्यूज ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के लिए क्या बने हैं? एक चयनकर्ता के रूप में रहे। सन 2010 तक रहे, सन 2010 के बाद सन 2012 में फिर बने, और फिर 2018 तक इन्होंने हॉल ऑफ फेम में ये वो आपके चयनकर्ताओं में शामिल रहे। क्लियर है? तो ये है आपके हॉल ऑफ फेम के खिलाड़ी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में पुस्तक, ये बहुत फेमस पुस्तक है जो कि एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। शेन वॉर्न कहां के? शेन वॉर्न आपको नहीं पता? शेन वॉर्न, अगर आपको शेन वॉर्न नहीं पता तो आपने क्रिकेट कभी नहीं देखा। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, आपका अगर शेन वॉर्न नहीं पता तो याद करिए, वो एक समय था जब शेन वॉर्न स्पिन फेंका करते थे तो सचिन लंबे लंबे छक्के मारा करते थे, तो शेन वॉर्न कहते थे कि उनके सपने में सचिन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों यहां पर क्या है। हाल ही में पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है दोस्तों? ये आपके 14वें जो लामा है, 14th तिब्बतियन जो राजनीतिक लामा है, कौन? दलाई लामा जी, इन्होंने ये किताब लिखी है। ठीक है, दलाई लामा की लिखी हुई किताबें इस समय बहुत फेमस चल रही है दोस्तों। दलाई लामा के जो 14वें तिब्बतियन लामा है, जो राजनीतिक गुरु है वहां के,
इन्होंने अभी एक किताब लिखी थी लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, ये इनकी अभी बहुत ही फेमस हुई है। ठीक है, तो लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखिएगा ये दलाई लामा ने लिखी। इसके साथ एक एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आया है, एग्जाम में मैं आपको बता देता हूं, यहां पर दलाई लामा के अगर बारे में बात करते हैं तो दलाई लामा, देखो लामाओं का जो मेन सेंटर है वो भारत में आपका धर्मशाला में बना हुआ है, ठीक है, जो कि कांगड़ा में बना है। लेकिन लामा का जो पैलेस है, जो तिब्बत में इनका पैलेस बना है दोस्तों, इसके बारे में एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछते हैं। जो इनका तिब्बतियन जो लामा पैलेस है, यानी कि इनका जो किला बना हुआ है वहां पर, उसको क्या बोलते हैं और वो कहां पे बना है, तो ध्यान रखिएगा लासा जो कि कैपिटल है, तो लासा में जो दलाई लामा का जो आपका वो है, जो इनका किला है उसको बोलते हैं हम पोटला पैलेस। क्या बोलते हैं इनको? पोटला पैलेस कहते हैं। ध्यान रखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, लामा जो होते हैं, लामाओं का जो किला होता है वो कौन सा बोला जाता है? पोटला पैलेस। जैसे हमारे भारत में राष्ट्रपति जी हैं तो उनके राष्ट्रपति भवन जो रायसेना हिल्स में है, वैसे ही दलाई लामा का जो किला है उसको बोलते हैं पोटला पैलेस, जो कि आपका लासा यानी कि आपका तिब्बत में बना हुआ है। ठीक है, तो दलाई लामा जी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, जो अभी हाल ही में बहुत ज्यादा फेमस हुई है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, ये हो गया। अब इसके बाद यहां पर और क्वेश्चन क्या बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा लिखी किसने है? दलाई लामा ने है, लेकिन इसको संपादित किसने किया है, प्रकाशित किसने किया है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा रेणुका शाह नाम की एक हस्ती है जिन्होंने इसको क्या किया है, इन्होंने इसको संपादित किया है। ठीक है, संपादित किया है, तो संपादक आपकी होगी रेणुका शाह। और अगर इसकी बात करेंगे हम लोग क्या, रेणुका शाह, और अगर बात करेंगे हम लोग इसका जो प्रकाशन है, तो प्रकाशन करने के लिए जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री आपका शाह नहीं है, रेणुका सिंह होगी, रेणुका सिंह है, रेणुका सिंह ने इसका संपादित किया है। और प्रकाशन बात करेंगे तो आपका पेंगुइन, ध्यान रखिएगा पेंगुइन नाम से एक आपका प्रकाशन करने वाली एजेंसी है, पेंगुइन रैंडम हाउस। ठीक है, पेंगुइन रैंडम हाउस, ये पेंगुइन रैंडम हाउस ने क्या किया है, इनकी बुक का प्रकाशन कार्य किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा लेखक कौन हो गए, दलाई लामा हो गए, रेणुका सिंह कौन हो गई, आपकी संपादक हो गई, और पेंगुइन रैंडम हाउस जो है वो इनका प्रकाशन कर रहा है। क्लियर हो गया दोस्तों, ये आपके दलाई लामा जो कि 14वें लामा है आपके तिब्बत के। क्लियर हो गया सभी का, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा, दलाई लामा जो 14वें दलाई लामा द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट के साथ इनकी एक बुक और बहुत फेमस है, ध्यान रखिएगा अवर ओनली होम, ध्यान रखिएगा अवर ओनली होम भी इनकी एक बुक है जो बहुत फेमस है। ठीक है, अवर ओनली होम, तो ये नेचर के बारे में इन्होंने किताब जो लिखी है, अवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। ठीक है, अवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, अपील टू दी वर्ल्ड। ठीक है, ये इनकी एक और फेमस है जो बुक है जो कि आपकी बेस्ट सेलर्स में काउंट होती है। ठीक है, तो ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई बुक थी। ठीक है, क्लियर हो गया सभी का, सभी क्लियर है कि नहीं है? तो ये आपके अवर ओनली होम और इनकी लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट इनकी फेमस किताबें हैं जो कि आपके दलाई लामा जी हैं। ठीक है, तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट नामक अपनी पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने मानवीय खुशियों को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान के उदाहरण और शब्द साझा किए हैं। ठीक है, पुस्तक को रेणुका सिंह ने क्या किया है, संपादित किया है, और प्रकाशित करने में पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा इसको क्या किया गया, प्रकाशन किया गया। क्लियर है दोस्तों, सभी क्लियर है? तो सभी लोग एक बार क्लास को क्लियर भी कर सकते हैं। ठीक है, राकेश पासवान जी, देखो भाई कट ऑफ के बारे में मत जाओ। ठीक है, कट ऑफ के बारे में मत जाओ, कट ऑफ के बारे में जाओगे देखो आप पढ़ाई करो, एग्जाम में कट ऑफ और ये सब मत सोचो। ठीक है, आपको अगर पेपर अच्छे से दोगे तो आपका पेपर निकलेगा, आपको कोई नहीं रोक सकता, और अगर नहीं जाएगा पेपर तो आपको नहीं निकलेगा, कोई नहीं रोक सकता, रोक कोई नहीं सकता, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो कट ऑफ को भूल जाओ, आप तैयारी करते रहो। ठीक है, और ग्रुप डी के बारे में ध्यान रखिए, ग्रुप डी के लिए आपकी साइंस की क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस की क्लास मैं अलग से स्टार्ट करूंगा आपकी, जो आपके 25 क्वेश्चन पर डे आपके आएंगे साइंस के, तो वो अलग से क्लास स्टार्ट होगी आपकी ग्रुप डी की, बहुत जल्दी होने वाली है, उसकी तैयारी चल ही रही है, क्योंकि ग्रुप डी में अलग से आपका साइंस का चैप्टर आने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग दोस्तों। हाल ही में किस देश ने अपना पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र स्थापित किया है? तो भारत ने ही किया है, और भारत सरकार द्वारा अभी चेन्नई में, कहां पर? चेन्नई में आपका वेटलैंड संरक्षण जो आपका है, आर्द्र भूमि जो संरक्षण प्रबंधन केंद्र मैनेजमेंट केंद्र जो बन रहा है वो आपका कहां पर स्थापित हुआ है? चेन्नई में स्थापित हुआ है। ठीक है, तो अगर चेन्नई की हम लोग बात करेंगे, ध्यान रखिए वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो ये आपका पहला वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट सेंटर जो बन रहा है भारत के किस शहर में बना है? आपके चेन्नई शहर में बन रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको कौन बना रहा है, तो ध्यान रखिएगा इसको कौन बना रहा है, इसको पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा बनाया जा रहा है।
पर्यावरण मंत्रालय के जो आपके मंत्री हैं कौन, बाबुल सुप्रियो जी ने इसकी घोषणा की है। बाबुल सुप्रियो कौन है, पर्यावरण वन मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। ठीक है, वन मंत्रालय के कैसे मंत्री हैं, ये राज्य मंत्री हैं जो कि आपके बाबुल सुप्रियो। इन्होंने अभी हाल ही में चेन्नई में घोषणा की है कि चेन्नई में नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल मतलब क्या होता है दोस्तों, सस्टेनेबल मतलब सतत। ठीक है, सस्टेनेबल मतलब सतत। ठीक है, तो सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट यानी तटीय प्रबंधन, कोस्टल मैनेजमेंट का निर्माण किया गया है। कहां पर, आपका चेन्नई में। ठीक है, क्लियर है। तो यह आपका भारत का पहला वेटलैंड्स संरक्षण प्रबंधन केंद्र जो बना है, ये कहां पर बना है, चेन्नई में बना है और इसकी स्थापना बाबुल सुप्रियो जी ने की है। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया। तो ये है आपका क्या, ये आपका, और अभी हाल ही में ये कब आपका मनाया गया था, 2 फरवरी 2021 को अभी हाल ही में क्या मनाया गया था, आपका वेटलैंड संरक्षण दिवस मनाया गया था, जिसका थीम जो था क्या था, वेटलैंड एंड वाटर्स। ठीक है, वेटलैंड्स एंड वाटर इस बार का थीम था 2 तारीख का। ठीक है, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। क्लियर हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं दोस्तों। वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए समर्पित केंद्र पर्यावरण वन मंत्रालय जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, जो कि आपके बाबुल सुप्रियो हैं, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसकी घोषणा 2 फरवरी 2021 को ही की गई, जब आपका विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जा रहा था, उसी समय इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, सेंटर का नाम क्या है, नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, जिसको बोला गया, और कहां पर स्थापित हो रहा है, चेन्नई में स्थापित किया गया है। ठीक है, सभी का क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा है, ये आपकी जो फोर्ड मोटर इंजन कंपनी है उसके द्वारा इसको शुरू किया जा रहा है। तो हाल ही में किसने क्लाउड आधारित डेटा सर्विसेज लॉन्च करने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है? तो अभी हाल ही में देखा जाए तो ध्यान रखिएगा, फोर्ड कंपनी जो है, फोर्ड कंपनी ने इस प्रकार का काम किया है। सभी लोग क्लास को शेयर भी करते रहिए। ठीक है, एसएससी की तैयारी, अच्छा चलिए सभी लोग एक बार क्लास को शेयर भी करते रहेंगे भैया ना, क्लास को शेयर करते रहिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ही के लिए हैं, आप ही लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रूप से इसको स्टार्ट किया गया है, क्योंकि आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स बहुत आती है। ग्रुप डी के लिए आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अभी की 6 महीने की करंट अफेयर्स आपकी ग्रुप डी में आएगी, हर हालत में आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्ड कंपनी जो है, फोर्ड कंपनी ने अभी हाल ही में गूगल के साथ क्या की है, साझेदारी की है। गूगल के साथ जो साझेदारी की गई है, गूगल के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि आपका साझेदारी जो की गई है, इसके माध्यम से अगले 6 साल तक आपका फोर्ड जो है, फोर्ड जो मोटर इंजन कंपनी है, मोटर इंजन कंपनी 6 साल तक गूगल के सारे मैप्स और गूगल के सारे रीडर्स, इनके वॉइस एप्लीकेशन सभी को गूगल को यूज कर सकता है। कौन? फोर्ड यूज कर सकती है। ठीक है, फोर्ड की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, फोर्ड की स्थापना सन 1903 में हुई थी, 1903 में हुई थी। ठीक है, फोर्ड की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? 1903 में हुई थी। और हेनरी फोर्ड, ध्यान रखिएगा, हेनरी फोर्ड इसके क्या थे? संस्थापक थे। हेनरी फोर्ड इसके क्या है? संस्थापक है, जो कि 1903 में फोर्ड नाम की कंपनी, ये यूएस बेस्ड कंपनी जो थी, इस कंपनी की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब क्या हो रहा है, फोर्ड क्या चाहती है? फोर्ड कंपनी चाहती है क्या? फोर्ड कंपनी चाहती है अपने यूजर सर्विसेज को विकसित करना और अपने आप को मॉडर्नाइज करना। तो मॉडर्नाइज करने के लिए उसने गूगल के साथ साझेदारी की है। इसमें होगा क्या, गूगल द्वारा दी गई जितनी भी सुविधाएं हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, उनको अगले 6 साल तक गूगल की सारी सर्विसेज को यूज कर सकता है। कौन? फोर्ड। अपनी गाड़ी में उस प्रकार के एप्लीकेशन का यूज कर सकता है, जो कि कौन देता है? गूगल देता है। ठीक है, तो गूगल की सर्विसेज अगर देखेंगे तो ध्यान रखिएगा, आपका गूगल के साथ ये 6 साल का जो करेंगे, तो इसमें आपका सॉफ्टवेयर गूगल के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनको ये यूज कर सकते हैं। गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सिस्टम है, जिसमें आपका ऑटोमेटिक सिस्टम आते हैं। ऑटोमेटिक का मतलब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि कोई भी उपकरण या कोई भी मशीनरी उस प्रकार से सोचती है जिस प्रकार से मनुष्य सोचता है। तो ये ऑटोमेटिक फंक्शंस जो होंगे, सॉफ्टवेयर फंक्शंस जो होंगे, वो गूगल के ही होंगे। अगले 6 साल तक फोर्ड इसको क्या करेगा? यूज करेगा। क्लियर है दोस्तों? 2023 तक की घोषणा भी की है फोर्ड ने कि 2023 तक दुनिया की सबसे मॉडर्नाइज कार ये लेकर आने वाले हैं, जिसमें आपके गूगल की सहायता से ये मॉडर्नाइजेशन का यूज करेगा। ठीक है, क्लियर है सभी का? तो ये आपकी फोर्ड कंपनी है, जो कि कौन से वर्ष में स्थापित हुई थी दोस्तों? 1903 में स्थापित हुई थी, और हेनरी फोर्ड इसके संस्थापकों में और इसके मेन चीफ में आते हैं। सभी का क्लियर है? सभी का क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फोर्ड मोटर कंपनी ने नई यूजर सर्विसेज को विकसित करने और इंटरनल ऑपरेशंस को आधुनिक बनाने के लिए
सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग के सहयोग के लिए आपका गूगल के साथ क्या किया, साझेदारी की है। गूगल क्या करेगा, अपनी जितनी भी सर्विसेज है, जितनी भी सॉफ्टवेयर सर्विसेज है, जितनी भी इनकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज है, वो सारी सर्विसेज देगा किसको, फोर्ड को। ठीक है, सभी का क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किसने राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव, ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव जो भारत में शुरू होता है इसको हम आदि महोत्सव कहते हैं। ये आदि महोत्सव 2017 में स्टार्ट हुआ था, 2017 में, और इस आदि महोत्सव का उद्घाटन जो किया अभी हाल ही में किसने किया था, वेंकैया नायडू जी ने इसका उद्घाटन किया। ठीक है, तो आंसर तो यहां पर आपका क्या होगा, वेंकैया नायडू हो गया। ठीक है, अब इनके बारे में जान लेते हैं। जो ये आदि महोत्सव होता है दोस्तों, ये आदि महोत्सव भारत में किसके लिए किया जाता है, ये भारत में सभी वर्ग की जनजातियों के प्रमोशन के लिए एक मंच है जहां पर सभी वर्ग की जनजाति, जैसे कि कुकी है, जनजातियों द्वारा उगाए जाने वाले खाना, मतलब उनका फूड, उनका सिस्टम, उनके ट्रेडिशन, उनका कल्चर, इन सभी का क्या किया जाता है, इन सभी का आदि महोत्सव में प्रमोशन किया जाता है। तो जनजातीय प्रमोशन करने के लिए इस मंच को बनाया गया था सन 2017 में। ठीक है, 2017 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा इस आदि महोत्सव की शुरुआत की गई। यह जनजातीय महोत्सव सभी वर्ग की, ध्यान रखिए, केवल कुछ ही वर्ग की नहीं, सभी जनजाति वर्ग के लिए क्या करता है, उनके सिस्टम को प्रमोट करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये महोत्सव कब से कब तक चलने वाला है, 1 से 15 फरवरी तक 2021 तक इसका संचालन किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आदि महोत्सव है। अब इस आदि महोत्सव का उद्देश्य क्या है, मैंने आपको भी बताया। क्या देश भर में आदिवासी भावना को स्थापित करना, उनका शिल्प, उनका बना हुआ शिल्प, उनके द्वारा यूज की जाने वाले सिस्टम, उनका फूड प्रोडक्ट्स, भोजन व्यवस्था उनकी क्या है, कौन सी वनस्पतियों को वो यूज करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं, उनका ट्रेडिशन क्या है, कल्चर क्या है, इस प्रकार से उनके आदि महोत्सव में उनका प्रमोट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, आपको बता दूं मैं, आप लोगों को पता भी होगा, जनजातियों के लिए भारत में एक संगठन भी बनाया गया था जिसका नाम था ट्राइफेड। ट्राइफेड क्या है, भारत में जनजाति वर्ग का क्या करने के लिए, संवर्धन और उनका विकास करने के लिए भारत में ट्राइबल फेडरेशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया जो बनाया गया था, वो आपका ट्राइफेड जो बना था, ये भी ट्राइफेड जनजातियों के लिए ही बनाया गया था। ठीक है, क्लियर है सभी का। चलिए, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिल्ली के आईएनए में, अच्छा ये कहां पर स्थापित हो रहा है, दिल्ली के आईएनए स्थित दिल्ली हाट में इसको किया जा रहा है। ठीक है, तो दिल्ली हाट में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया। ये कब से कब तक चलने वाला है, 1 से 15 फरवरी तक चलने वाला है। इनका उद्देश्य क्या होता है, आदिवासी कल्चर की भावना को, शिल्प को, भोजन को और उनके व्यापार का उत्सव ट्राइफेड जो होता है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया जाता है, इसको मंच में दिखाया जाता है। 2017 से इस आयोजित करने की इसकी वार्षिक शुरुआत की गई थी। ट्राइफेड क्या है, मैंने आपको अभी बताया। ट्राइफेड क्या करता है, ट्राइफेड एकमात्र आदिवासियों का ऐसा संगठन है जो आदिवासियों के तमाम कल्चर्स को, उनके महोत्सवों को क्या करता है, प्रमोट करता है। ठीक है, सभी क्लियर है। तो ये आपका हो गया ट्राइफेड और आदि महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए क्योंकि ये पुराने क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये पुराने क्वेश्चन से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, 4th फेज का अभी कोई डिक्लेरेशन नहीं आया बेटा। ठीक है, सभी लोग क्लास को शेयर भी करते रहेंगे। हाँ, आज इसकी कुछ जानकारी अगर मिल जाएगी तो आप लोग को बता दी जाएगा। तो हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है, तो पंजाब के मुख्यमंत्री आपके अमरिंदर सिंह जी ने क्या किया है, पंजाब के मुख्यमंत्री आपके अमरिंदर सिंह जी ने अभी हाल ही में, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है, इन्होंने हर घर सफाई हर घर पानी नाम की एक योजना चलाई है। ध्यान रखिएगा, ये योजना किस मिशन के अधीन ही है, ये जल जीवन मिशन के अधीन है। ये जल जीवन मिशन की शुरुआत अगर देखेंगे सन 2019 में 15 अगस्त 2019 को इसकी घोषणा की गई थी। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन जो शुरू किया गया, इसका उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य था 2024 तक 2024 तक देश के हर घर में नल व्यवस्था होगी, पानी व्यवस्था होगी। तो 2024 तक इनको हर घर में नल व्यवस्था चलानी है। आपको पता होगा कोविड-19 के समय में भी ये योजना बंद नहीं हुई। तमाम राज्यों ने अलग अलग तरीके से अपने हर घर में, अपने राज्य के हर गांवों में, घरों में इस प्रकार की योजनाओं को क्या किया है, शुरू किया है। तो ये 2024 तक इसको जल जीवन मिशन के तहत देश के हर घर में सफाई योजना, मतलब आपका पानी योजना लाई जाएगी। उसी तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने राज्य के लिए हर घर पानी हर घर सफाई योजना को क्या किया है, शुरू किया है। क्लियर हो गया दोस्तों। तो ये सभी ग्रामीण घरों में 100% पाइप द्वारा पेयजल व्यवस्था, ठीक है, सभी ग्रामीण घरों में, जितने भी ग्रामीण घर हैं, ग्रामीण घरों में 100% पाइप की व्यवस्था। कौन से राज्य के,
ये पंजाब राज्य के, तो ये भी योजना इसी के अधीन आई है। इसके बाद अगर यहां पर इंपॉर्टेंट और देखें दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में इसी योजना के तहत हर घर पानी हर घर सफाई योजना के तहत ही अमरिंदर सिंह जी ने मेगा सरफेस वाटर स्कीम भी लॉन्च की थी। ठीक है, एक मेगा सरफेस वाटर स्कीम, ठीक है, मेगा सरफेस वाटर सप्लाई स्कीम भी इसी योजना के तहत लागू हुई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में इस समय योजनाएं वगैरह बहुत आ रही हैं, तो योजनाओं पर थोड़ा ध्यान दीजिए। मेगा सरफेस वाटर सप्लाई स्कीम जो है ये भी आपकी इसी योजना के अधीन ही आई है। ठीक है, इस योजना के तहत क्या मिशन बनाया गया है, जो आपके पंजाब के जो बड़े शहर हैं, बड़े जो जिले हैं, जैसे आपके अमृतसर वगैरह है या फिर आपके तरन तारण वगैरह है, तो ध्यान रखिएगा मेगा सरफेस आपके अमृतसर वगैरह, तो मेगा सरफेस वाटर सप्लाई स्कीम जो है ये आपके जो मेगा सिटीज है, मेगा सिटीज के लगभग 85 गांवों को सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले यहां पर जल मतलब उनको 100% पाइप व्यवस्था दी जाएगी। इसके साथ साथ देखेंगे तो इसके साथ साथ वहां के लगभग 172 गांव और है, 172 गांवों को इस साल के अंत तक क्या किया जाएगा, उनको पूरी तरीके से 100% जल व्यवस्था और उनकी सफाई व्यवस्था पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपकी मेगा सरफेस वाटर सप्लाई स्कीम भी इसी योजना के अधीन ही है, जो कि आपकी हर घर पानी हर घर सफाई योजना है। और ये हर घर सफाई योजना भी किसके अधीन आती है, ये आपका किसके अधीन आती है दोस्तों, ये आपका आती है किसके अधीन, जल जीवन मिशन के अधीन आती है, जो कि आपके 2024 तक देश के हर घर में नल व्यवस्था को ये प्रदान करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया सभी का। चलिए, ये हो गया आपका यहां पर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा, सॉरी, तो ये आपका हो गया यहां तक। तो इसको देख लेते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को लॉन्च किया है। ये योजना मार्च 2022 तक सभी ग्रामीण घरों को 100% पाइप योजना देने वाली है। ध्यान रखिएगा, मेगा सरफेस वाटर सप्लाई स्कीम जो है वो भी इसी के अधीन आई है। तो ध्यान रखिएगा, ये स्कीम क्या करेगी, ये स्कीम 85 बड़े शहरों के 85 गांव और 172 गांवों को एक साथ मिलाकर ये क्या करने वाले हैं, सन 2022 तक उस योजना को हर देश के हर पंजाब के उन हर गांवों में, जो कि आपके 172 गांव छोटे जिलों के और 85 गांव आपके बड़े जिलों के जो है, इनमें आपके जल आपूर्ति की जाएगी। ठीक है, क्लियर है सभी का। और जल जीवन मिशन भी इसी के तहत ही आता है। क्लियर हो गया सभी का। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। सभी क्लियर है। चलिए, पहला राज्य गोवा, हाँ ठीक है, तो सभी का क्लियर है कि नहीं। तो ये हो गया दोस्तों आज की आपकी करंट अफेयर्स। आज के लिए इतने रखते हैं, कल हम लोग फिर से 10:30 पे अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। बहुत जल्दी मैंने आपको बताया, बहुत जल्दी आपकी 10:30 वाली क्लास सुबह शिफ्ट हो जाएगी, यानी 7 बजे शिफ्ट हो जाएगी। तो 7 बजे आपको सुबह उठते ही करंट अफेयर्स मिलेगी। एक दूसरा आपको 9:30 की क्लास है पोस्टमार्टम वाली क्लास, जो हम लोग की 60 क्वेश्चन में 250 क्वेश्चन हम लोग बनाते थे, वो क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो अब आपका एनालिसिस और वो क्लास दोनों ही चलेंगी। तो शाम को मेरी 2 क्लासें हुआ करेंगी। आज के लिए इतने रखते हैं, कल हम लोग फिर से मिलेंगे 10:30 बजे सुबह अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में नए क्वेश्चन के साथ।